मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके लिए बनाए गए चैनल यूथ ट्यूटोरियल पर। बेटा आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर कवर अप करने वाले हैं जो है हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर। ये क्लास 8 के आपके ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसका नाम है उद्योग, जैसे इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। इस वर्ड से शायद बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाए क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। और जितना इस चैप्टर का नाम है ना पुद्दू सा, उतना ही पुद्दू सा ये चैप्टर भी, और इतना कंसेप्ट मतलब इतना इजी है कि आप अपने डेली लाइफ से भी इसे कनेक्ट कर पाएंगे और आसानी से समझ पाएंगे। आप कहेंगे भैया मुझे ये चीज तो डेली पता थी, इसमें नया क्या है, बस इस बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिख देता ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो बच्चों अपना चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू में सिंपल बताया गया कि जो हमारा उद्योग है या बेटा जो इंडस्ट्रीज है ये क्या। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब होता है कि उद्योग उस जगह को कहते हैं जहां पे हम किसी चीज को लाते हैं, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसे एक नई वस्तु बना देते हैं। नहीं समझ में आया? चलो एग्जांपल दे लेते हैं। लाइक एन एग्जांपल, मैंने लिया एक लकड़ी। कहां से लिया? पेड़ से लेंगे ना भाई। पेड़ से मैंने उठाया एक लकड़ी, उसको लाए उद्योग में उसे मैन्युफैक्चर किया और टेबल बना दिया। अब एक वर्ड है मैन्युफैक्चर, विनिर्माण की जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो मैन्युफैक्चर या विनिर्माण का मतलब होता है कि ऑलरेडी कोई वस्तु निर्मित है, उसको वापस से निर्माण करो और उसको एक नई वस्तु बना दो और उसकी वैल्यू जो है बढ़ा दो। इसी को हम बोलते हैं विनिर्माण या मैन्युफैक्चर। तो जो उद्योग है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, ये इसी चीज का काम करते हैं कि मैन्युफैक्चर करती है, चीजों का करते हैं विनिर्माण करती है, जिससे उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा हो तो जान लो ये चीज भी कि उद्योग को हम सेकेंडरी एक्टिविटी में लाते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रियाकलाप में हमारे तीन ऐसे 5 टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम 3 टाइप की पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में जो है हमारे एग्रीकल्चर वाले होते हैं, सेकंड में जो है हमारे इंडस्ट्रीज जो हम पढ़ रहे हैं अभी उद्योग वाले मोस्टली ये होते हैं, और थर्ड में जो है हमारे सेवा वाले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा उद्योग है, जो इंडस्ट्री है, सेकंड एक्टिविटी में आता है। मे भी 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई उद्योग किस में आता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में उद्योग आता है। समझ में आया बेटा? मुझे उम्मीद है कि उद्योग आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज को उठाना, उसे मैन्युफैक्चर करना और एक नई वस्तु बना देना, उसकी वैल्यू बढ़ा देना ही उद्योग का काम होता है या इंडस्ट्रीज का काम होता है। इसको जो है बेटा हम कई तरीके के टाइप्स में बांटते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स भी हैं। पहले तो मेनली हम इसे 3 टाइप में बांटेंगे। कितने टाइप में बांटेंगे? 3। कौन कौन से देख लेते हैं आइए। उद्योग का पहला टाइप है साइज यानी आकार बेस्ड, मतलब साइज के आकार के आधार पर। दूसरा है हमारा रॉ मटेरियल बेस्ड या कच्चे माल के आधार पर। कच्चा माल वही वाला कच्चा माल बेटा जो उपयोग, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था लकड़ी, तो लकड़ी उस समय कच्चा माल है। जिस चीज का उपयोग लेके, मतलब जिस चीज का उपयोग लेके हम कोई नई वस्तु बनाते हैं उसी को हम कच्चा माल कहते हैं। कि मान लो मैंने एक सामान लिया, उसे उठा के विनिर्माण करने वाला हूं, तो जो वो सामान है ना वो कच्चा माल है, ठीक है। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। तो रॉ मटेरियल कच्चे माल के आधार पर। और एक थर्ड जो हमने बांटा था वो कौन सा है? हमारा ओनरशिप बेस्ड। कौन सा बेस्ड? ओनरशिप, यानी जिसे हम हिंदी में स्वामित्व भी बोलते हैं कि इसका मालिक कौन है, ठीक है। इसके टाइप में हमने 3 टाइप बांटा। इन तीनों टाइप के भी अलग अलग टाइप हैं, आइए उसे भी जान लेते हैं, बहुत ईजी है। स्टार्ट करेंगे रॉ मटेरियल से यानी कच्चा माल। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कच्चा माल का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो हम लेके आए उठा के और फिर उसे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो जो सामान लेके आए ना कहीं से, फैक्ट्री में या फिर कहूं उद्योग में मैन्युफैक्चर के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? कच्चा माल बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में रॉ मटेरियल्स भी बोलते हैं। इसके जो है हमने 4 टाइप है, इसके हमारी बुक में दे रखे हैं। एग्रो बेस्ड जिसे हम कृषि आधारित भी बोलते हैं। दूसरा है मिनरल बेस्ड जिसे हम खनिज आधारित भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा मैराइन बेस्ड जिसे हम समुद्र आधारित बोलते हैं। और चौथा है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड जिसे वन आधारित भी बोलते हैं। चलो थोड़ा थोड़ा एक एक करके समझ लेते हैं। अब कहोगे भैया एग्रो बेस्ड कृषि आधारित कौन सा होता है? तो कृषि आधारित मतलब ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज जो कृषि पर आधारित है। कृषि मतलब कृषि से जो चीज बन रही है उसी को वो उठाएंगी, मैन्युफैक्चर करेंगी और बेच देंगी। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है गन्ना। तो गन्ना जो है कृषि द्वारा मिला, गन्ना जो है कृषि द्वारा हमारा मिला, उसको फैक्ट्री ने उठाया, अपने फैक्ट्री में लाए, शुगर बनाया, शुगर मतलब यानी चीनी बनाया और उसको बेच दिया। तो यहाँ पे जो है गन्ना जो हमारा शुगर कैन है वो क्या है? रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल। तो ऐसी फैक्ट्रीज जो मतलब कृषि आधारित यानी एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर पे आधारित चीजों को डिपेंड रहती है कि वो चीजें मिलेगी तभी क्या करेंगे? वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। इनका एक रॉ मटेरियल का एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने शुगर का दिया, तो कई सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। सेकेंड है हमारा मिनरल बेस्ड। मिनरल मतलब आपने बच्चों सुना होगा कि माइनिंग करके पाई गई चीजों को मिनरल बोलते हैं। खनन प्रक्रिया द्वारा पाई गई चीजों को खनिज बोलते हैं।
तो उसी तरीके से वो सारी चीजें जो हमें खनिज के द्वारा यानी माइनिंग करके खनन द्वारा मिलती हैं उन्हें हम मिनरल बेस्ड बोलते हैं। मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वो जो है किसी मिनरल पे आधारित है, सपोज करते हैं लोहा, ठीक है, लोहा यानी आयरन, कहीं से जो आयरन है माइनिंग करके मिला, फिर उस फैक्ट्री को क्या करा, लोहे को उठाया, उससे कोई चीज बनाया और उसको बेच दिया। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है किस पे डिपेंड है, लोहा पे। लोहा क्या है, एक मिनरल है यानी एक खनिज है। तो ये जो फैक्ट्री कहलाएगी ये खनिज बेस्ड यानी मिनरल बेस्ड फैक्ट्री कहलाएगी। इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मान लो आपके घर का दरवाजा है, तो वो दरवाजा कहीं इंडस्ट्री से वगैरह से बन के आया होगा ना, तो वो जो है इंडस्ट्री जो कहलाएगी वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाएगी, क्योंकि उनके जो रॉ मटेरियल है, जो उनका कच्चा माल है, वो कहां से मिला है, लोहा से। लोहा कैसे मिलता है, खनिज से। समझ में आया। एंड थर्ड है हमारा मैराइन बेस्ड। मैराइन का मतलब होता है समुद्र। समुद्र मतलब बेटा जो आप स्वाद के लिए बोलते हैं नमक, आयोडीन वाला नमक हमारा, वही टाटा नमक। तो वो टाटा नमक जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो ना, जो उस कंपनी जो कंपनी उसे बनाती है, वो कंपनी कौन सी बेस्ड इंडस्ट्रीज हुई हमारी, मैराइन बेस्ड। क्योंकि उनको जो वो सॉल्ट यानी जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उनका जो रॉ मटेरियल है, नमक जो मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, समुद्र से। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं वो सारी इंडस्ट्रीज जो समुद्र पर डिपेंड रहते हैं कि समुद्र से कोई उन्हें चीज मिले और वो क्या करे, उसे आए और मैन्युफैक्चर करे, विनिर्माण करे और फिर बेच दे। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, या हिंदी में समुद्र आधारित इंडस्ट्रीज। ठीक है, जितनी भी चीजें उन्हें समुद्र से मिल रही, जिसका एग्जांपल ले सकते हैं हम सॉल्ट यानी नमक। फोर्थ है हमारा फॉरेस्ट बेस्ड। फॉरेस्ट यानी होता है वन। वन पे आधारित तो हमारी कई सारी फैक्ट्रीज होती है, जैसे कि अभी आप जिस कागज में नोट्स बना रहे हो ना, वो कागज भी जो कागज की फैक्ट्री, जैसे डेल्टा कंपनी है। डेल्टा कंपनी कैसी है, एक हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। क्यों, क्योंकि उनकी जितनी भी चीजें बन रही है वो सारी चीजें कहां से मिल रही है, फॉरेस्ट यानी जंगलों से मिल रही है। जंगलों से चीजें मिल रही है, वो उठा रहे हैं, उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर जाके बेच रहे हैं। ऐसे आपको जिस ब्रांच पे या टेबल पे आप बैठे हो, अगर वो लकड़ी की है तो वो लकड़ी भी कहां से मिली है, फॉरेस्ट बेस्ड ही मिली है। उसको उठा रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और फिर उसे बेच रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है, फॉरेस्ट पर डिपेंड रहती है अपने रॉ मटेरियल के लिए, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। मुझे उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो रॉ मटेरियल पे बेस्ड वाली जो हमारी उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वो कौन कौन से और कैसे डिपेंडेंट होते हैं। सिंपल है, इनके नेम से ही पता चल रहा है, तो ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नाम याद कर लेना बस। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड। और हिंदी में कहूं तो कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। चलो अब जानते हैं आकार के आधार पर हमने कितने टाइप में बांटा था। हमने पहले भी जान लिया आकार के आधार पर हमने कितने टाइप में बांटा है, 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 2 टाइप्स में। देखो, स्मॉल यानी लघु, लार्ज यानी बृहद। इसको हिंदी में हम लघु ही बोलते हैं। स्मॉल नाम से पढ़ रहा है कि स्मॉल है भैया, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। और लार्ज मतलब क्या होता है भैया, बड़ा, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहद भी बोलते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री जो छोटी है, कैसी है, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटे पैमाने पे ही है, उनको हम बोलते हैं लघु या स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये कैसे हो सकता है, कई कई लोग होते हैं ना बेटा, जो अपने घर पे ही पैसे कमाने के जरिए की वजह से क्या करते हैं, अपने घर पे ही फैक्ट्री खोल लेते हैं, फैक्ट्री टाइप की इंडस्ट्रीज खोल लेते हैं कि घर पे ही क्या करेंगे, सारा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें आप पॉइंट्स का ले सकते हो कि कई सारे लोग जो है अपने घरों पे ही इन फैक्ट्री को खोल लेते हैं, इंडस्ट्रीज को खोल लेते हैं। इनको लघु यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज कहते हैं, जहां पर वो करते हैं आसपास से कच्चा माल लिया, उसको बनाया और बगल में जाके बेच दिया। इसमें ज्यादातर उनके घर के परिवार ही लगे होते हैं। जो हमारे छोटे होते हैं ना उद्योग इंडस्ट्रीज, उनमें जो है उनके घर के परिवार के मेंबर ही लगे होते हैं और जगह बहुत छोटी होती है। इसमें ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि छोटा है ना, ज्यादा तो दिक्कत, उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी और ज्यादा मशीनों का यूज भी नहीं होता। जैसे कि आप गांव में बोल सकते हो इसका एग्जांपल कि गांव में जो टोकरी बनाने वाली जो मतलब इंडस्ट्रीज होती है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जो टोकरियां बनाया करती है, तो इसका छोटा एग्जाम्पल हमने दे दिया। बात करते हैं लार्ज यानी बृहद। लार्ज इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है भैया, तो लार्ज इंडस्ट्रीज बेटा वही इंडस्ट्रीज होती है जो बड़े पैमाने पे काम करती है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जहां पे कई सारे लोग काम कर रहे हो, जहां पे काफी पैसा लगाना पड़े, जहां पे कई बड़ी मात्रा में जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल उठा के लाते हैं, फिर उसे बनाते हैं, फिर जाके उसे बाजार में बेचते हैं। यहाँ पे अधिक पैसा भी लगता है, अधिक बिजली लगती है, अधिक लोग लगते हैं। इससे कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों समझ आएगा, बहुत सिंपल है, ये भी नाम से ही याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो ना, तो ऐसे ही समझ गए होंगे। चलो बात करते हैं हमारी ओनरशिप बेस्ड। ओनरशिप यानी स्वामित्व। स्वामित्व मतलब किसका मालिक कौन है। ऐसे में हमने इसे 4 टाइप में बांटा है, प्राइवेट, कोऑपरेटिव, ज्वाइंट, स्टेट एंड पब्लिक। देखते हैं, पहला कह रहा है कि हमारा प्राइवेट। प्राइवेट मतलब निजी कंपनी। सेम है जैसे बेटा जो इंडस्ट्रीज होती है ना निजी,
मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या किसी ग्रुप के हाथ में हो, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनीज या निजी कंपनीज। आपने कई कई जगह पे पोस्टर भी देखेंगे पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड। तो कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया हो या कुछ ग्रुप के मेंबर ने स्टार्ट किया हो, उनको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी। तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज है छोटे पैमाने पे काम कर रही है, ये कभी कभी बड़ी भी होती है, जैसे टाटा कंपनी हो गई या अडानी जी की कंपनी हो गई। ये सारी की सारी जो कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ये सारी की सारी जो है प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ में आया। एक लेते हैं हमारा ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट, रुक जाओ, पहले लेते हैं स्टेट पब्लिक। स्टेट या पब्लिक, राज्य या सार्वजनिक, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसपे सरकार का अधिकार होता है या लोगों का, इसको नाम लोगों का ही देते हैं लेकिन अधिकार किसका होता है? सरकार का। ये सरकार द्वारा वो इंडस्ट्रीज चलाई जा रही होती है। जैसे रेलवे के हमारे जो कर्मचारी वगैरह इंडस्ट्रीज है ना, वो हमारी सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? राज्य या सार्वजनिक, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट या पब्लिक इंडस्ट्रीज। ठीक है। एंड एक और है थर्ड, जो दोनों का मिक्सअप है। एक हमने पढ़ा प्राइवेट, एक पढ़ा हमने पब्लिक, दोनों को मिला देते तो क्या बन जाता है? पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसी को बोलते हैं हम ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? दोनों को ज्वाइंट किया ना हमने भाई, तो दोनों को ज्वाइंट करते हैं, इसी को बोलते हैं संयुक्त भी बोलते हैं हिंदी में। ज्वाइंट का मतलब है जहां पे प्राइवेट और पब्लिक यानी कि हमारी गवर्नमेंट और कोई प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती है, इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट या संयुक्त ओनरशिप। संयुक्त ओनरशिप मतलब संयुक्त आधारित, मतलब वहां पे दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, अकेले नहीं, दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम ज्वाइंट और संयुक्त रखा गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। लास्ट जो है थोड़ा सा ये है कोऑपरेटिव या सहकारी, जिसे हम कहते हैं। कोऑपरेटिव सहकारी का मतलब होता है कि जहां पे कई सारे लोग मिल जाएं, ग्रुप टाइप का नहीं। यहाँ पे जो लोग मिलेंगे ना, ये अलग अलग पैमाने के होंगे, लेकिन इनका जो काम है ज्यादातर एक जैसा ही होगा। एग्जाम्पल भी अब समझेंगे। तो कई सारे लोग एक जगह मिल गए और काम मतलब अपना पैसा लगाया। किसी ने बोला कि भाई मेरा पैसा है, मेरे पास जमीन है, किसी ने कुछ कुछ उदाहरण दे कि मेरे पास ये चीजें हैं और मैं इतना टाइम दे सकता हूं। तो सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर मिलकर एक नई फैक्ट्री यानी नई इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, और बनाने के बाद बोल रहे हैं कि हम इसे साथ में मिलकर चलाएंगे, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतने मुनाफे के हिसाब से उसे पैसा दे दिया जाएगा। तो साथ में मिलाकर जो चलाते हैं ना इन इंडस्ट्रीज को, इनको बोलते हैं सहकारी, बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का एग्जांपल हमारा कौन सा है? अमूल का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का। जहां पे है जो कई सारे लोगों ने देखा कि उन्हें दूध बेचने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पार्टनरशिप में काम कर ले। उन्होंने क्या किया, सबके सब एक साथ मिल गए और पार्टनरशिप में आके काम करने लग गए और इंडस्ट्रीज शुरुआत की, जिसका नाम है अमूल इंडस्ट्रीज। इसको ही हम सहकारी भी बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब बात करेंगे हम, ये सारे टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गया। अब बात करेंगे उद्योगों की प्लेस पर अफेक्ट करने वाले कारण। ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जो उद्योगों के प्लेस को अफेक्ट करते हैं? उद्योगों के प्लेस को मतलब अगर मैं सिंपल बताऊं तो कहीं पे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगनी चाहिए, ऐसा कैसे पता लगा कि वहां पे ज्यादा इंडस्ट्रीज लग सकती है या नहीं लग सकती? तो उसके कुछ सम रीजंस होते हैं जो आप यहां देख भी सकते हो। तो चलो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला फर्स्ट है हमारा जल यानी वाटर। वाटर कैसे किसी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर सकता है? सिंपल सी बात है बेटा, गर्मियों के टाइम में जो है कई सारी बड़ी बड़ी जो है हमारी मशीनें चलती है, और मशीनें इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि उनके लिए पानी की जरूरत पड़ती है। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी जिन्हें पानी चाहिए ही चाहिए होता है। तो अगर बगल में नदी होगी ना, या समुद्र तो ज्यादा हो जाएगा, नदी अगर होगी बगल में, तो वहां पे जो है इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छे से बन पाती है या फिर चल पाती है। तो ज्यादा इंडस्ट्रीज वहीं पे होगी जहां पे क्या होगा, नदी बगल में होगी। समझ में आया जल कैसे इंपॉर्टेंट है? और जल तो हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है हमारा बाजार या मार्केट, इंग्लिश में है मार्केट। बाजार का मतलब है बेटा जहां पे मान लो इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस तो पैसा कमाना होता है। हमें पता है कि इंडस्ट्रीज का मेन पर्पस क्या है? पैसा कमाना। तो वो सामान को बनाएंगे तो उन्हें बेचने के लिए तो कोई बाजार चाहिए ना, कोई मार्केट तो चाहिए बेचने के लिए भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, जिनके बगल में बाजार होता है, जैसे मान लो यहाँ इंडस्ट्रीज है तो बगल में बाजार होगा ना, बड़ा बाजार, तो वहां पे कहेंगे इंडस्ट्रीज अपना बना के बगल में जाके बेच देंगे। इससे उन्हें फायदा होता है कि उन्हें ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता, आराम से मुनाफा भी काफी अच्छा हो जाता है। तो जहां पे ज्यादा बड़े बड़े बाजार होते हैं ना, उसके बगल में फैक्ट्री लगना पसंद या इंडस्ट्रीज लगना पसंद करती है। और जो फैक्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री का छोटा रूप हम मान सकते हैं, ठीक है, जो हम अपने आसपास भी देखते हैं। थर्ड बात करते हैं पूंजी या कैपिटल। जैसा मैंने कहा कि बेटा आपको ही पता है कि बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें पैसा पहले लगाना पड़ता है, बाद में प्रॉफिट होता है। तो वैसे ही कुछ, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉफिट हो या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन कराते हैं, तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज लगाने के बाद आपके पास पूंजी होना बड़ी जरूरत है, तभी आपकी इंडस्ट्रीज चल पाएंगी। फोर्थ है हमारा श्रम या लेबर। श्रम या लेबर का मतलब क्या है?
जो मजदूर फैक्ट्री में काम करेंगे तभी तो फैक्ट्री चलेगी। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज या हमारी जो फैक्ट्री होती है वो अकेले कोई नहीं है ओनरशिप, मतलब एक बंदा अकेले कभी भी सारी चीजें नहीं कर सकता, तो उसे कई सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो कमाई होगी। लेकिन इंडस्ट्रीज तो पैसा कमाना चाहती है, तो वो आपको ज्यादा पैसे नहीं देगी, वो ज्यादा चाहते हैं कि कम पैसे देके भी अच्छा काम करवा लिया जाए। इसी कारण से ज्यादातर इंडस्ट्रीज वहां पे लगती है जहां पे अच्छे खासे लेबर यानी श्रम मिल जाए, जो कम दाम में भी अच्छा काम करके दे दे। इसी कारण से क्या होता है कि विदेशों की कंपनी की जो इंडस्ट्रीज है वो हमारे यहाँ लगती है, ताकि हमारे यहाँ के लेबर जो है सस्ते दाम पे ही काम करने लग जाते हैं, और इससे उनका प्रॉफिट भी हो जाता है। ये रीजन है कि ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है अब इंडिया में लगने लग गई है। बात करते हैं कच्चा माल, रॉ मटेरियल। हम लोग अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं कच्चा माल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कच्चा माल जहां पे बगल में मिल जाता है ना, वहां से उस सामान को उठाया, बनाया और बेच दिया। तो जितना पास में कच्चा माल मिलेगा उतना बेहतर रहेगा। मान लो कोई लोहे की फैक्ट्री है तो ज्यादातर जो है मिनरल्स के पास में लगेगी, जो हमने पढ़ा था ना, मिनरल के पास, मिनरल कोई मतलब माइनिंग वगैरह होती है जहां पे, उसके बगल में कोई लोहे की फैक्ट्री लगेगी, ताकि ज्यादा क्या हो सके, उन्हें आसानी से कच्चा माल मिल जाए। बात करते हैं विद्युत या पावर। आज के टाइम पे क्या है बेटा, बड़ी बड़ी मशीनों से काम करवाया जा रहा है, तो वो छोटे मोटे बिजली के कनेक्शन से नहीं चलने वाले, उनके लिए चाहिए हाई लेवल वाली पावर। तो इसके लिए क्या होता है, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे लगेगी, जहां पे विद्युत की सुविधा उपलब्ध हो। यही कारण है ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ लगती है, शहरों के पास, क्योंकि शहरों में जो है हमें अच्छी खासी फैसिलिटी वगैरह मिल जाती है इन सब चीजों की। और गाँव में क्यों लगती है, गाँव में विद्युत की इन सब चीजों की सुविधा जो है कम है। तो यही रीजन है कि ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ लग रही है, शहरों में लग रही है, क्योंकि पावर होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी तो हमारा क्या होगा, मशीन्स वगैरह चल पाएंगे। एंड नेक्स्ट है हमारा भूमि। भूमि मतलब लैंड, जहां पे जमीन अच्छी होती है। अब मान लो कोई इंडस्ट्रीज थोड़ी कि पहाड़ में जाके लग जाएगी, पर्वत में लग जाएगी, वहां पर उन्हें हर चीज में काफी डिफिकल्टीज होगी। इसी कारण से ज्यादा इंडस्ट्रीज कहाँ लगेगी, प्लेन एरिया में। कहां पे, प्लेन एरिया में। जहां पे प्लेन एरिया होता है वहां पे इंडस्ट्रीज आसानी से वर्क भी कर पाती है और उन्हें कई सारी चीजों में बेनिफिशियल होता है। तो इसी वजह से क्या होती है, कई सारी इंडस्ट्रीज कहां लगेगी, प्लेन एरिया में, या फिर कहूं ऐसे जमीन में, भूमि पर ही लगती है। आइए बच्चों जानते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कहीं पे भी अगर हमारी इंडस्ट्रीज लग रही है तो वहां से रॉ मटेरियल को उठा के लाने के लिए भी हमें ट्रांसपोर्ट यानी रास्ते की जरूरत होती है, और फिर यहाँ से जो है बाजार में जाके बेचने के लिए भी हमें किसकी जरूरत है, रास्ते की जरूरत है। तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा ही होगा कि हम जमीन के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए कहीं पे इंडस्ट्रीज लगाई जाती है कि वहां पे रास्ते कैसे हैं। अगर वहां पे रास्ते अच्छे होंगे, वहां से सामान आसानी से ले जाया जा सकता है, तो वहां पे जो है इंडस्ट्रीज आराम से लग पाती है। इसी कारण से ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन हमारे लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही सबसे मेन स्रोत बनता है जिससे उनके बेनिफिट भी दिखे जाते हैं और कई सारी चीजें जो उनका टाइम सेव भी किया जाता है। इसलिए ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां लगती है जहां पे क्या होगा, रास्ते अच्छे होंगे, जहां पे ट्रांसपोर्ट या परिवहन अच्छा होगा, तो फैक्ट्रीज के मुनाफे भी उससे होते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहां पे मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह अगर लग रही है तो वहां पे नेटवर्क वगैरह अच्छे से होना चाहिए, ताकि वो कहीं पे दूसरी जगह पे बात कर सके, वहां से अपनी डील कर सके, उन सामान को दूसरी जगह पहुंचा भी सके। तो हमें पता है कि आज के टाइम पे संचार यानी कम्युनिकेशन वाली चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ये भी इंडस्ट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने इनको कितने भी मतलब लगभग आपने इसमें 5-6 पॉइंट पे अपने पेपर में लिखा, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ बिल्कुल। आपको याद, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जल, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार। एंड इंग्लिश में वाटर, मार्केट, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, एंड लास्ट हमारा कम्युनिकेशन। इन पॉइंट्स को याद कर लीजिए, आपके काफी काम आने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स आ चुके हैं। तो आइए बच्चों कुछ और टॉपिकों के बारे में भी जान लेते हैं जो हमारे चैप्टर में दे रखा है। एक टॉपिक है जिसका नाम है औद्योगिक प्रदेश, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन से बोलते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र जिसे औद्योगिक क्षेत्र ही कह देते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं समझना। कभी कभी क्या होता है कि एक ही, मान लो एक इंडस्ट्रीज कहीं पे लगी है, उसके बगल में एक और इंडस्ट्री लग गई, उसके बगल में एक और इंडस्ट्री, और कई सारी इंडस्ट्रीज एक साथ लग जाती है और सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे पे डिपेंड हो जाती है, मतलब पूरा एक क्षेत्र जो है इंडस्ट्री से ही भर जाता है। अब क्या होगा कि कई सारे लोग इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, वहां वो काम करते हैं तो अपने घर से दूर हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं वो अपने फैमिली को भी आसपास ले आते हैं, वहीं पे इंडस्ट्रीज के पास ले आते हैं। इंडस्ट्रीज के पास रूम बनने लग जाते हैं, फ्लैट वगैरह बनने लग जाते हैं। अब वो लोग रहेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, स्कूल बन जाते हैं, फिर उनके बच्चों को कभी वो बीमार पड़ेंगे, उनकी फैमिली बीमार पड़ेगी तो हॉस्पिटल चाहिए। ऐसे करते करते एक पूरा प्लेस, मतलब एक पूरा एरिया बन जाता है। इन्हीं को कहते हैं हम औद्योगिक रीजन भी बोलते हैं, या फिर हमें इंडस्ट्रियल
प्रदेश वगैरह भी हम इसे बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने पॉइंट्स भी लिख रखा है कि उद्योगों के पास पास होने के कारण भी क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश बनते हैं, या फिर लोगों का शिफ्ट होने के कारण, मतलब कई सारे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं उद्योगों के कारण। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अमेरिका में जो है बड़ी मात्रा में देखा गया है कि औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। एंड सेकेंड हमारा मुंबई में, अपने इंडिया में जो है मुंबई पुणे एक ग्रुप है जो काफी बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसके आसपास कई सारे लोग बसे पड़े हैं। ऐसे आपके टाटा कंपनी का भी देखा होगा आपने, टेस्को का, जिसका हमारा नाम है जमशेदपुर, जो कहाँ पे हमारा आपका झारखंड में है। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है औद्योगिक विपदा यानी डिजास्टर। देखो बेटा, जब कोई चीज अच्छी होती है तो उसके प्रॉब्लम्स तो इफेक्ट्स तो होते ही हैं, तो जाहिर सी बात है जब औद्योगिक से हमें इतना बेनिफिशियल हो रहा है तो उसके नुकसान भी कुछ होंगे। तो हम हमेशा अपने एयर पॉल्यूशन में पढ़ते रहते हैं कि फैक्ट्रियों से कई ज्यादा पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से कई सारा पॉल्यूशन होता है, तो वैसे ही जो है कुछ औद्योगिक में डिजास्टर्स भी होते हैं जिस विपदा के कारण कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। आइए जानते हैं इनके क्या लिखा है, संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे बड़ी मात्रा में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, औद्योगिक डिजास्टर्स बोलते हैं। जैसे मान लो कभी एक एग्जांपल है हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी का, ये हुआ था हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल में। वहां पे क्या होता है, रात के अचानक क्या होता है 2 बजे के आसपास दिसंबर में कई सारे केमिकल जो है रिसाव होने लग जाते हैं, रिसाव मतलब फैलने लग जाते हैं, और बाद में वो इतने फैल जाते हैं जिसमें कई सारे लोग मर जाते हैं। ये जो है आपने अपने पॉलिटिकल में भी पढ़ा होगा, आपके सिविक्स में भी लास्ट चैप्टर में दे रखा है इसके बारे में, जिसमें कई सारे लोग मर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि कभी कभी जो है औद्योगिक यानी इंडस्ट्रीज हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। ऐसे कोई एग्जांपल दे रखा है हमारा गांव कायो चीन का, जहाँ पे क्या होता है गांव कायो चीन में भी बड़ी मात्रा में केमिकल के रिसाव होने के कारण कई सारे लोग मारे जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि औद्योगिक हमारे बेनिफिशियल के साथ साथ हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है, लेकिन अगर हम कुछ सेफ्टी को फॉलो अप करें तो ये सारी चीजें जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट नहीं होगी। आइए जानते हैं कौन कौन सेफ्टी को फॉलो करना चाहिए। तो हाई पॉपुलेट एरिया से दूर, कभी भी जो इंडस्ट्रीज है वहां पे लगाओ जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन ना रह रही हो, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो क्या पता होगा कि मान लो केमिकल वगैरह अगर रिसाव हो रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसमें कई सारे लोग मारे जाएंगे। अगर पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो नुकसान भी कम होगा। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेफ्टी की। सेफ्टी इक्विपमेंट्स, कई सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज करें। जैसे मान लो केमिकल रिसाव हो रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए ये पता हो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो। जैसे हमारे स्कूलों वगैरह में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में फायर को मतलब आग को बुझाने के लिए जो होता है अग्नि यंत्र बोलते हैं उसको, वो हमारा यूज किया जाता है ताकि आग जो अगर लग रही है तो उसके क्या बुझा सके। वैसे ही कुछ अगर केमिकल रिसाव हो रहा है या फैक्ट्री में कोई आपदा आ गई है तो उससे कैसे बचा जाए, तो वैसे इक्विपमेंट्स वहां पे होने चाहिए। एंड थर्ड है हमारा लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये हानिकारक पदार्थ जो है इनमें लिमिटेशन लगाई जाए कि भाई इसको लिमिट में यूज करना है, ये नहीं कि भर भर के फैक्ट्री में लाके रख दिया जिससे कभी ना कभी ये एक संकट पैदा कर सके। फोर्थ है हमारा लेबर्स को नॉलेज होना चाहिए। जो वहां पे श्रमिक है, जो वहां पे मजदूर हमारे काम कर रहे हैं, उनको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो कभी भी कोई संकट या फिर कोई खतरा होने वाला है तो उससे कैसे बचा जा सके। बच्चों अब चलो थोड़े से आगे के टॉपिक्स भी कवर अप कर लेते हैं, लास्ट हमारे टॉपिक से, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो एक टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में ही, लोहा इस्पात उद्योग, जिसे हम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज कैसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है दूसरे कंपैरिजन इंडस्ट्रीज के, तो समझना बच्चों, ये वाले जो इंडस्ट्रीज है ना बाकी इंडस्ट्रीज की बैकबोन, या हिंदी में कहूं तो मेरुदंड भी कहलाती है। जैसे हमारी बॉडी के लिए ना हमारी जो बैकबोन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये टूट गई तो लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे जो है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए जो है बैकबोन किसको कहा जाता है, हमारे लोहा इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है भैया, बताओ ऐसा क्यों कहा जाता है। तो बेटा इसको कहने का सेम जो मेन पर्पस होता है ना वो होता है क्योंकि यहाँ के जो उद्योग से बने हुए मटेरियल्स हैं, इस उद्योग से जो बने हुए मटेरियल्स हैं उसका उपयोग दूसरे उद्योग के रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। मान लो लोहा इस्पात उद्योग में कुछ लोहे के सामान बने, मान लो एक मशीन बन गया, तो वो जो मशीन है वो दूसरे उद्योगों के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा। हमने कहा था ना रॉ मटेरियल आपने उठाया, उसको लेके आया, उसका काम मतलब उससे बनाया, कुछ चेंज कर दिया, तो वो मशीन उठाएंगे यहाँ पे लाएंगे, इसको थोड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे, दूसरी जगह भेजेगी। तो ऐसी जो है लोहा इस्पात उद्योग में बनने वाले चीजों को हम उठाते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल के रूप में उठाती है, उपयोग करती है और नई चीजें बनाती है। इसी कारण से बैकबोन या मेरुदंड भी कहते हैं, क्योंकि इससे बनाई गई कई सारी चीजों का उपयोग दूसरी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में करती है। हमें पता है कि हमारी लाइफ में लोहा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आपके आसपास कई सारी चीजें जो लोहे से बनी है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए भी लोहा काफी इंपॉर्टेंट होता है।
तो जो हमारी आयरन स्टील कंपनी जो भी चीजें बनाती है और उसको उपयोग जो है बाकी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल करती है, इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं मेरुदंड या बैकबोन इंडस्ट्रीज या फिर लोहा इस्पात उद्योग भी कहते हैं। कह रहे हैं कि 1800 के आसपास, पहले पता ना लोहा इस्पात उद्योग जो हमारी इंडस्ट्रीज है ना बार बार चेंज होती रहती है। कह रहे 1800 के आसपास तो पहले ही वहां होती थी जहां पे कच्चा माल मिल रहा है, जहां से माइनिंग करके लोहा इस्पात निकाला जा रहा है, वहां पे जो इंडस्ट्रीज लगते थे 1800 के आसपास। बाद में इनकी जगह चेंज हो गई, कहां हुई अब भाई 1950 के आसपास। कह रहे पोर्ट के पास, पोर्ट यानी बंदरगाह, वो वाली जगह नहीं जहां बंदर रहते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है जो हमारे शिप वाले जहाज होते हैं जहां पे आके रुकते हैं उनको बोलते हैं बंदरगाह। ये पानी के बगल वाले तटीय इलाके होते हैं। तो कह रहे कि वहां पे जो है पोर्ट के पास ज्यादातर अब क्या हो गए लोहा इस्पात उद्योग बनने लग गए हैं, क्योंकि मैं बताऊं वहां से पानी या फिर ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना काफी इजी हो जाता है। चलिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बात करते हुए हमारी 2 पॉइंट जो लास्ट है हमारे, ये चीज जो है हमारे औद्योगिक प्रदेश यानी हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स के 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक दे रखा है आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर का मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसे भी जमशेदपुर जो है हमारा झारखंड में, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के द्वारा की गई थी जिसका नाम है टिस्को। जानते हैं उसका फुल फॉर्म? टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड इसे कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। टिस्को बस एक कंपनी थी जो हमारे झारखंड में लगती है, उसके बाद कई सारी कंपनियां वहां पे आके बस जाती है और धीरे धीरे वहां पे नाम क्या बन जाता है? जमशेदपुर। और ये जो जमशेदपुर है ये एक औद्योगिक प्रदेश है यानी इंडस्ट्रियल रीजन है। क्यों अब वहां पे जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्यों लग रही है? तो उसका रीजन हमने पढ़ा था ना कि इंडस्ट्रीज के प्लेस जो है किससे डिसाइड करते हैं, आपको याद होगा, ट्रांसपोर्ट से, पानी से, ये सब चीजें से। तो वहां पे झारखंड में जो है ये सारी चीजें अवेलेबल है। कौन कौन सी चीजें? जैसे मान लो पास में रेलवे स्टेशन है तो मार्केट से सामान आसानी से लाया जा सकता है और पहुंचाया जा सकता है। और दूसरी चीज क्या है, वहां पे मार्केट वगैरह भी अच्छे हैं इसी कारण से, और पानी की सुविधाएं भी अच्छी हैं। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा औद्योगिक ज्यादातर फैक्ट्रीज यानी उद्योग लग रहे हैं। बात करते हैं लास्ट हमारा जो है पीट्सबर्ग। ये वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो पीट्सबर्ग जो है हमारे यूएसए में है। ये भी एक औद्योगिक प्रदेश यानी हमारा एक इंडस्ट्रियल रीजन है जहां पे कई सारी इंडस्ट्रीज है। कह रहे कि यूएसए में जो है आसानी से बड़ी मात्रा में जो है वहां पे कोयला इस पीट्सबर्ग में ही मिल जाता है। कोयला जो है पीट्सबर्ग में ही मिल जाता है और लोहा इस्पात जो है दूसरी जगहों से मंगाया जाता है। मंगाने के लिए इसका यूज करते हैं रेलवे का। क्या करते हैं? रेलवे मार्ग का यूज करते हैं जो आसानी से वहां पे अवेलेबल हो जाता है। और वहां के बगल में ही क्या है, वहां पे 2 नदियां भी है जिसकी वजह से जल आसानी से अवेलेबल हो जाता है और जो है इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से वर्क कर पाती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए और नोट्स चाहिए तो बस कमेंट में लिखिए भैया नोट्स दे दो।